नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं एससीए के। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं IVPA, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। राजीव कपूर साहब हैं ट्रस्ट लाइन के और रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप नंबर नोट कर लें क्योंकि आगे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ये इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं 02223001634 पे और साथ ही आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हम चर्चा की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करने जा रहे हैं। अच्छी खबर ये कि जिस तेल ने आपको महीनों तक रुलाया, आपके किचन के बजट को गड़बड़ाया, वो तेल अब जमीन पर आ चुका है। जमीन से मतलब दाम बहुत कम हो गए हैं। 6 महीने में सबसे कम हो गए हैं पाम तेल के दाम। ये वही पाम तेल है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था जब इंडोनेशिया ने पाम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। लेकिन अब आप देखिए कि कुछ ही महीनों में बिल्कुल ये पूरा मामला बदल गया है और अब 6 महीने में सबसे सस्ता हो गया है पाम तेल। BMD बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव, जो कि मलेशिया का वायदा बाजार है, वहां पर पाम तेल का भाव $1112 के करीब पहुंच चुका है। कल एक ही दिन में 9% तक पाम तेल के दाम गिर गए। 28 जनवरी 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट पाम तेल में दिखी है। सवाल यह है कि आखिर दाम घटे क्यों हैं? दाम इसलिए घटे हैं क्योंकि इंडोनेशिया लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया से 8,67,000 टन पाम तेल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। आगे और बढ़ाने की योजना है। चीन में लॉकडाउन से और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े उसके बाद डिमांड कम हो गई है और मलेशिया में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में सोया तेल के दाम गिर रहे हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसने पाम तेल की कीमतों पर दबाव बनाया है, बढ़ाया है। अब अतुल जी और सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अतुल जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा, ये जो पाम के दाम अभी जमीन पर आए हैं, जो गिरे हैं दाम, क्या ये उम्मीद की जाए कि अभी कुछ दाम और गिरेंगे पाम के? देखिए, कमोडिटी बाजार में एक चीज हम लोगों ने ओवर द इयर्स देखी है कि जब बाजार ऊपर चढ़ते हैं तो लिमिट से ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो लिमिट से ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। और जहां तक पाम का सवाल है, आपको ध्यान होगा हम लोग पिछले 1-2 महीने से यही बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया में 4 मिलियन टन यानी 40 लाख टन महीने का पाम पैदा होता है। तो अगर उसको आप आउटलेट नहीं रखेंगे, उनका खुद का कंजम्पशन 1.5 मिलियन टन से ज्यादा का नहीं है, तो 2.5 मिलियन टन तो उनको महीने का एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है। अब चूंकि उन लोगों ने बैन लगा दिया, किस कारण लगाया वो तो आप लोग बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका खामियाजा भी इंडोनेशिया को ही भुगतना पड़ेगा। इंडोनेशिया ही था जो CPO के बाजारों को $2,2100 के लेवल पे ले गया था बैन लगा के, और आज इंडोनेशिया ही है जो इन बाजारों को $14,1400 के लेवल पे ले आया है। अब इतना ज्यादा जब उनके यहाँ तेल का भरावा हो गया तो उसको तो आउटलेट तो चाहिए क्योंकि पाम का प्रोडक्शन बंद नहीं होता है। वो जो फ्रूट्स हैं वो तो पैदा होते रहते हैं, अगर आप उसका तेल नहीं निकालेंगे तो वो सड़ जाएंगे। तो ये खामियाजा तो भुगतना था। अब क्योंकि पाम प्रेशर में आया है इंडोनेशिया के ये खुलने से, और फिर अमेरिका ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को हार्डन किया है, तो इसका इफेक्ट और भी सारे तेलों पे पड़ा है। तो सोया भी दबा है, उधर यूक्रेन से भी अब तेल देखिए दबे छुपे निकलना चालू हो गया है। तो सनफ्लावर पे भी असर आया है, सोया पे भी आया है। पर इस सबके साथ मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात की थी, PRQ के तहत 40 लाख टन सोया और सनफ्लावर ऑयल के लाइसेंस इशू करने की बात थी जीरो ड्यूटी पे। मैं समझता हूँ अगर आज वो जीरो ड्यूटी पे वो लाइसेंस इशू करेंगे तो ये अपने खुद के ऑयल सीड फार्मर्स के खिलाफ बहुत बड़ा वो होगा, क्या नाम, अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि इस बार
हम लोग सोचते हैं कि ऑयल सीड की क्रॉप अच्छी होनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा जगह बाजार गिर जाएगा तो जैसे पहले अपना ऑयल सीड फार्मर निगलेक्टेड फील करता था, वो आने वाले दिनों में भी शायद फील करे। तो मैं समझता हूँ वो जो TRQ के अंडर में जो जीरो ड्यूटी करने की बात है, उसको अभी गवर्नमेंट को डेफर कर देना चाहिए उस डिसीजन को, क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव तो हल हो ही गया, बाजार तो तभी चुके हैं, कंज्यूमर को फायदा तो मिल ही रहा है इसका। अच्छा, ठीक है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे साथ सुधाकर देसाई भी हैं। देसाई जी, बहुत स्वागत है आपका। अब आप जरा ये बताएं कि MRP में लगातार कमी आप लोग कर रहे हैं खाने के तेल की, अभी और कितनी गुंजाइश है MRP घटाने की? आप लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं क्या MRP कम करने का अलग अलग एडिबल ऑयल के पैक पर? देखिए, जैसे बता रहा है कि देखिए पॉपुलर सेगमेंट में तो इमीडिएटली डे टू डे प्राइस करेक्ट हो जाता है। जैसे कल अगर 7-8% मार्केट गिरा, तो आज का मार्केट जो है ना, जो लूज प्राइस है, जो रिफाइनरीज जो बेचते हैं, वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो प्रीमियम ब्रांड्स है उसमें थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन टाइम लगता है MRP चेंज करने में, बट अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही डोमेस्टिक मार्केट करता है। जितना मार्केट गिरा है, जैसे 14% गिर गया पाम में, 8% गिरा है सोया में, सनफ्लावर ऑयल में ज्यादा नहीं, मस्टर्ड में ज्यादा नहीं, लेकिन ये अलग अलग ऑयल अलग अलग रिएक्शन है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक 3 मेन कारण है: यूएस फेड रेट, इंडोनेशियन ओपनिंग अप एंड स्टॉक प्रेशर फ्रॉम इंडोनेशिया। लेकिन अभी लग रहा है कि इतना गिरने के बाद थोड़ा अभी मार्केट स्टेबलाइज होना चाहिए। लास्ट मंथ पाइपलाइन इंडिया का नहीं बट सारे कंट्रीज का भी एकदम ड्राई हो गया था इंडोनेशिया का बैन की वजह से। अभी थोड़ा डिमांड इस प्राइसेस में आके थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होगा। और इसमें खाली एक चीज बताना है कि इस लेवल पे मस्टर्ड ऑयल जो हमको रेस्क्यू किया है बैन पीरियड में, करीब 52-53 लाख टन का क्रशिंग हो गया, 15 लाख टन लास्ट ईयर से ज्यादा हो गया। इसीलिए मस्टर्ड को हम लोग बहुत थैंकफुल रहना चाहिए टू प्रोवाइड द रिक्विजिट सप्लाईज। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा फार्मर सेलिंग उसका डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा टाइट है, तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि एक लेवल पे आके अभी रुक जाएगा, थोड़ा डिमांड आना चाहिए और आएगा भी। अपार्ट फ्रॉम TRQ मेरा और एक इशू है कि इंडोनेशिया जब अभी खोल दिया है, उनको क्या है, ज्यादा रिफाइंड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, क्रूड ऑयल ज्यादा नहीं, हार्डली 3-4% क्रूड ऑयल वो लोग बेचते हैं, बाकी फिनिश गुड्स ही बेचते हैं इंडिया को। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रिफाइनरीज का जो है क्रूड ऑयल मिले, क्योंकि उन्होंने इंसेंटिव दे रखा है एक्सपोर्ट के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो इंडिया का ड्यूटी डिफरेंशियल जो है वो थोड़ा बढ़ा दे। ये अच्छा मौका है, क्योंकि अभी बढ़ाने से इंटरनेशनल मार्केट गिरेगा, तो इस CPO और ओलिन ड्यूटी को थोड़ा वाइडन कर दे। चाहे तो ओलिन का ड्यूटी थोड़ा 5-10% बढ़ा दे। देसाई जी ये बात नहीं, ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं। ये तो सर आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे कंज्यूमर के लिए जानना चाहता हूँ। ये तो आपके लिए कर दिया जाएगा ड्यूटी डिफरेंस कम ज्यादा, जो भी आप लोग अलग अलग गणित बता रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिए ये जरा बताइए कि बहुत ज्यादा पैसा कंज्यूमर ने पे किया है पिछले दिनों तेलों का, वो रिकवर हो जाएगा क्या? आप लोग और MRP कम कर रहे हैं क्या? एकदम रिकवर हो जाएगा। देखिए, अगर 15-20% मार्केट गिरा है, हाँ। उतना तो कंज्यूमर प्राइसेस इधर डेफिनेटली गिरेंगे, और इंटरनेशनल प्राइसेस जितना गिरेंगे उतना इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री, फार्मर, कंज्यूमर सबके लिए विन विन सिचुएशन भी तो होना पड़ेगा ना। ठीक है, वो तो खैर बात ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दाम कम हो रहे हैं कंज्यूमर के लिहाज से, ये अच्छी बात है। और जो बात अतुल जी ने कही वो भी महत्वपूर्ण है कि एटलीस्ट ये होना चाहिए कि किसान खेती करने के लिए कम से कम प्रोत्साहित हों, ऐसा ना हो कि दाम बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, एक जो बात आपने अतुल जी कही कि अब तो दाम गिर गए हैं, क्या इस बात की आशंका आपको दिख रही है क्या, जो कि आप मार्केट को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, क्या इस बात की आशंका है, आपको दिख रही है कि बहुत ज़्यादा दाम गिर जाएंगे और इसीलिए आप कह रहे हैं कि TRQ हटा दिया जाए? देखिए, 1-1.5 महीने जो इंडोनेशिया ने बैन रखा, तो समझ लीजिए 2-2.5 मिलियन टन तो उनके पास तेल सरप्लस हो गया, उनकी टंकियां ऑलरेडी फुल हैं। तो ये प्रेशर तो बिल्डअप करेगा। और इसके साथ एक चीज और मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, ये जो बाजार इतने तेज थे, वो इतनी हिंदुस्तान में जो गर्मी पड़ रही थी, तो इस सबसे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जबरदस्त इफेक्ट आया था।
मई और मैं समझता हूँ जून में नहीं करते हुए 25-30% कर तो कंजम्पशन में ड्रॉप आया है। तो ये सारी चीजें बाजारों को प्रेशराइज तो करेंगी, और थोड़ा बहुत और बाजार इस लेवल से नीचे चला जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं तो होगा। 20-25 रुपए लीटर मिलेंगे सर तेल? 20-25 रुपए तो नहीं आएंगे। आप ये मान के चलना चाहिए आपको, हाँ। हिंदुस्तान का जो लेवल है ना तेल का, वो 115 से 120 रुपए के लेवल पे आ जाना चाहिए। अच्छा। जो बीच में 170, 80, 90 कुछ भी हो गया था, हाँ। तो 115-20 रुपए के लेवल पे बाजार आ जाने चाहिए। ये हेडलाइन है सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात। और यही जो पूरी हमारी बातचीत हो रही है उसमें सबसे ज्यादा लोग यही सुनना चाहते हैं। जो बात अभी आपने कही कि 115-20 के रेंज में भाव आ जाएगा, जितने भी रिटेलर अभी देख रहे हैं, जो ऑयल के बिजनेस में हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो आपको बड़ा दिल से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, बधाई दे कह रहे होंगे कि आपने कम से कम ये बात तो कही कि किचन तक मतलब इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा। लेकिन देसाई जी एक बात जरा आप बताएं सर कि चूंकि आप भी एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, IBPA को, क्या सारे मेंबर इस वक्त खुश हैं दाम कम होने से आपके? देखिए सारे मेंबर्स जो प्रोसेसर्स है, प्रोड्यूसर्स है, क्रशर्स है या रिफाइनरीज है, उनको क्या है बाहर से माल खरीदना है, प्रोसेस करना है और बेचना है। वी आर प्रोसेसर्स। तो रेट अगर कमती मिलेगा, कमती हो जाएगा या हुआ है, उतना वर्किंग कैपिटल थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बट अदरवाइज वी आर ओनली, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर्क। अच्छा, वायदा शुरू होना चाहिए क्या अतुल जी? अब आप तो चूंकि दाम कम हो गए। नहीं, वायदे के तो हम लोग सख्त वो हैं कि वायदा तो शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में डोमेस्टिक प्लेयर को प्राइस डिस्कवरी का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो वायदा तो डेफिनेटली होना चाहिए आज की तारीख में। लिख रहे हैं क्या आप? हाँ, सॉरी, चिट्ठी लिखने वाले हैं क्या वायदा को लेके? नहीं, हम लोग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं कि वायदा खुलना चाहिए। वायदा अभी आज देखिए, पिछले कितने दिनों से वायदा बंद था, तो क्या बाजार दब गए थे क्या? ठीक बात है। बाजार तो नहीं दबे ना। तो आज जो ये कहना केवल वायदा बाजारों को तेज करता है, मैं समझता हूँ ये अतिशयोक्ति और ये गलत बात है। ऐसा है नहीं। प्राइस डिस्कवरी के लिए वायदा बाजार बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो ये जरूरी है कि वायदा बाजार रहना चाहिए, कि वायदा बाजार रहना चाहिए। और अब तो दाम भी कम हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब तो रिलॉन्च कर ही देना चाहिए। सुधाकर जी, आप भी चाहते हैं कि वायदा शुरू कर दिया जाए फिर से तेल और तिलहन का? हाँ जी, सॉरी लाइन कट हो गया था। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि दाम कम हो गए हैं एडिबल ऑयल के, तो आपको लगता है कि अब वायदा कारोबार एक बार फिर से शुरू कर देना चाहिए, जो बैन लगाया गया था तेल और तिलहन के वायदा पर, फ्यूचर पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो स्टेप्स लिए गए थे, जैसे वायदा को बंद करना, डेफिनेटली इट इज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर एवरीबडी, फॉर द क्रशर्स ऑल्सो। और स्टॉक कंट्रोल भी रिलीज कर सकते हैं सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए। तो जो एक्सट्रीम कदम लिए गए थे थोड़ा यूज आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस एक लेवल पे आ गया। और कभी भी नियर फ्यूचर में देखिए बहुत ज्यादा घटता है, तो इंडिया शुड बी एबल टू डू द रिवर्स, मतलब ड्यूटी भी वापस डाल सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस अल्टीमेटली बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और शुक्रिया देसाई जी आपका, अतुल जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। तो राजीव जी, पहले तो आप ये बताएं सर कि आज शाम के कारोबार में गोल्ड में और सिल्वर में, इन दोनों काउंटर में क्या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड में कुछ हाल आ सकता है। डॉलर में जिस तरह से हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं, तो गोल्ड ऑलरेडी एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो 50,700, 50,650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन लगता है मुझे, और 50,650 से 700 तक इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है शाम के सत्र में बाजार 50,950 से 51,100 तक का एक उछाल दिखा सकता है, और इसमें 50,450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर में मृत्युंजय जी 61,200 का एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है। बाजार अगर 61,200 के ऊपर सस्टेन करता है
तभी खरीदारी करें 60,800 के स्टॉप लॉस से 61,800 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर बाइंग की राय। 61,800 के टारगेट के लिए आपने यहाँ पर बाइंग की राय दी है। 61,200 पर ख़रीदारी करें और 60,800 रुपये के भाव पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ताज़ा भाव 61,000 का है चांदी में। क्रूड पर आपका व्यू रवि जी, कच्चे तेल में तेज़ी है, करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। दोनों खबरें हैं, एक तरफ सप्लाई कम हो रही है जिससे मार्केट को सपोर्ट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड घटने की आशंका भी मार्केट में बनी हुई है। एक खबर तेजी वाली है, एक खबर मंदी वाली है, करें क्या क्रूड में? जरूर सर मृत्युंजय जी, वहां पे मिक्स फंडामेंटल है, बट आज का दिन रिस्क ऑन वाला है। पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट में भी अच्छी रिकवरी है, साथ में डिमांड को लेके जो चिंताएं थी उसमें अभी बातें चल रही कि चाइना में ईज होगा फिर से लॉकडाउन, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज मानी जा सकती है, क्योंकि वहां पे केसेस फिर से 1 से 2 केसेस आ रहे हैं पर डे, तो आई थिंक वो जल्दी से अनलॉकडाउन होगा और इसकी अच्छी डिमांड आपको मार्केट में आती हुई दिखेगी। हालांकि लास्ट 15 मिनट में जो प्राइसेस बढ़े वो 40 से 50 रुपए बढ़ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़े करेक्शन 8600 के करीब एक बार प्राइस में बाई पोजीशन लेना चाहिए। 8510 का स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड पहला टारगेट 8700 रहेगा। अगर 8700 का लेवल ब्रीच होता है तो 8750 तक के लेवल एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की रिकवरी इवनिंग सेशन में देखने को मिलेगी और 2 दिन से यूएस बंद था, तो इस हिसाब से आपको शायद आज शॉर्ट कवरिंग इवनिंग सेशन में अच्छा देखने को मिले। ओके, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हितेश जैन। पूछिए जैन साहब। जी सर, कॉटन सीड ऑयल केक खरीद रखा है सर 2655 रुपए पर। 2670 में आपने कॉटन सीड ऑयल केक खरीदा है, ओके। और मार्केट है अभी 2662 के आसपास, अगस्त का वायदा, और बाकी जुलाई का 2635 के आसपास। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, कॉटन ऑयल सीड केक ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया 2700 के। मुझे लगता है बाजार में थोड़ा दबाव रहना चाहिए। हमें लगता है 2690 के आसपास दाम आए तो उन्हें एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, और नीचे में 2600 2620 तक बाजार फिसल सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जगदीश हैं एमपी से। पूछिए जगदीश। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैंने क्रूड ऑयल 8700 की स्ट्राइक का कॉल लिया हुआ है, तो मतलब 350 रुपए पे लिया हुआ है, तो अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये मतलब 500 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा? 500 रुपए 350 पे मैंने लिया हुआ है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, 500 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दियोरा जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? जरूर सर, मेरी खरीद की सलाह भी है, मैंने बाई का रिकमेंडेशन भी दिया है, और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपके प्राइस में इन द मनी ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने जब लिया होगा तभी आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस हिसाब से प्रीमियम है वो आपको सस्ते मिले। मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। 470 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां तक मुझे लग रहा है कि आपको एक बार आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। 470 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए रखते। 8700 8750 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर ये लेवल अचीव होते हैं तो आपका जो टारगेट है 470 का वो भी आ जाएगा, तो डायरेक्ट 500 के लिए वेट ना करें, 470 480 के करीब एक बार मुनाफा बांध ले। ठीक है, फरहान है हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए फरहान जी। सर जी, मेरा सवाल मेहनत ऑयल पर है। मेरा सवाल ये है कि मैं हाजिर में कारोबार करता हूँ, हाजिर में बस स्टॉक का कुछ मेहनत ऑयल का, लेकिन मुझे टेक्निकल से मत बताइए, हाजिर के हिसाब से बताइए कि हाजिर में क्या होने वाला। ठीक है, हाजिर में 3-4 महीने में क्या इसमें 1500 का भाव बन सकता? बताइए राजीव जी, क्या 3 से 4 महीने में मेंथा 1500 रुपए तक जा सकता है? मृत्युंजय जी, अभी तो मुझे नहीं लग रहा, अभी मतलब 1-2 महीने में तो नहीं लग रहा, बट ऐसा जरूर लगता है कि जिस लेवल के आसपास मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है, ये अच्छे एक्यूमुलेशन के रेट्स हैं। 1000 का मुझे लेवल ऐसा लगता है कि एक बेस बिल्ड कर रहा है, और बाजार वहां से एक बार 900 तक का एक रिकवरी दे सकता है। नीचे में 950 का इसमें एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं, और अभी फिलहाल मुझे 1150 लगता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं। पूछिए अशोक जी। नमस्कार जी।
नमस्कार, पूछिए। हाँ जी सर, मेरे साले ग्वार लोगों ने 7,000 के लिया, 6500 5400 आ गया, ये 6,065 तो कब होगा? 6,6500 ग्वार कब होगा? देखिए, ग्वार तो पूरी तरह से मानसून की कमोडिटी बनी हुई है। बारिश नहीं हो रही थी, दाम बढ़ रहे थे, बारिश होने लगी, दाम गिर गए। बताइए दियोरा जी, 6,000 तक जाने की संभावना है क्या ग्वार की अभी? मुझे लग रहा है कि 6,000 तक नहीं, बट मैं 5,800 5,800 तक की उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा बहुत होल्डिंग पीरियड 1 से 1.5 महीना है तो आप रुक सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 5,400 के करीब प्राइसेस आ चुके हैं। अब हायर लेवल से ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है और मॉनसून के भी काफी अच्छे न्यूज है, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन होगा। तो आप क्या करें, 5350 5,350 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी पोजीशन अगर लॉन्ग में है तो होल्ड करें, और 5,800 के करीब आ जाए तो वहां पे एक बार आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, एक बार पोजीशन आप वहां से कट कर ले। उसके बियॉन्ड मुझे ज्यादा तेजी नहीं दिख रहे। शॉर्ट टर्म में प्राइस का कंसोलिडेशन 5,400 से लेके 5,800 तक रह सकता है, तो हायर लेवल में एग्जिट का अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर प्रताप हैं, पूछिए प्रताप जी। हाँ जी सर, मैंने धनिया के 5 लॉट 11,300 पे बाई किए सर, क्या प्राइस आएगा ये? 11,300 पे आपने 5 लॉट कोरिएंडर खरीदा है। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? जी मृत्युंजय जी, कोरिएंडर ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लिया है अराउंड 10,700 के पास। मैं इन्हें एडवाइस करूंगा 10,700 का स्टॉप लॉस रखें, और 11,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि रेसिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो 11,400 450 के पास आए तो एक बार ये एग्जिट कर सकते हैं। काफी उम्मीद है कि वहां तक के लेवल आ सकते हैं। राजू हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, पूछिए राजू जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर, चना और गेहूं पे राय थी, चना 6500 और गेहूं 3,000 हो जाएगा सर? चना 6500, गेहूं 3,000। बताइए दियोरा जी। आपका ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आपने रखा है। मुझे इतना बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है। अगर हम जस्टिफाई करें फंडामेंटल को, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक बार 5,200 से 5,500 तक के लेवल आपको अगस्त एंड तक देखने को मिल जाए, क्योंकि इस फेस्टिविटी का अच्छा बाइंग रहता है अगस्त में। तो एटलीस्ट आप 5,400 5,500 तक के एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अभी के फंडामेंटल पे मुझे नहीं लग रहा है। गेहूं में भी आप 2,500 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2,500 2,600 आपको अच्छा एग्जिट लेवल मिल जाएगा एक बार, बट ये लेवल पे एग्जिट हो जाए 3,000 की उम्मीद मुझे ये फंडामेंटल पे नहीं दिख रहे, क्योंकि रशिया से जो सप्लाई रुकी थी वो धीरे धीरे वर्ल्ड में चालू हो रही है। ओके, तो कह रहे हैं कि आप अभी 3,000 तक गेहूं जाने की संभावना नहीं है। बहुत शुक्रिया दियोरा जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।